Hello guys, welcome to Maths with Pawan Verma. I hope you all are doing good. You all are doing tremendous, very good, and you all are using your time. Okay, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, जो भी क्वांट के क्वेश्चन थे, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 अलग अलग सेट को डिस्कस किया है, राइट। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। किसी भी एग्ज़ाम को मैं कहता हूँ कि अगर दे रहे हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे तो उससे क्या होता है ना कि आपका एक पता चल जाता है भाई क्वेश्चन में कैसा क्या आने वाला है, मतलब कितना प्रॉफिट लॉस का आ सकता है, कितना सिंपल कंपाउंड आ सकता है, कितना टाइम एंड वर्क आ सकता है। तो इसीलिए तो चलिए डिस्कस करते हैं सेट नंबर 13 को। देखेंगे क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है, कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब ये इसके बारे में तो बताना नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे जो भी क्वेश्चंस है, जो भी ये चीज़ें हैं, तो उसका नोटिफिकेशन या पीडीएफ फाइल वहाँ मिलता रहेगा, है ना। मैं कहता हूँ कि मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी चाहिए आपको, मैथ्स में कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करनी है, टेलीग्राम में जाओ, फाइल में जाकर सर्च करो, तुम्हें हर चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन देखता हूँ और देखते हैं क्या दिख रहा है। दिख रहा है कि फाइंड एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन। एक दिया हुआ है 0.45253 एंड बार 253 के ऊपर बार है। ओके, तो इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखा जा सकता है, तो मैं कहता हूँ कि फ्रैक्शन में लिखा है तो पहले जो नंबर दिया है वो नंबर लिख लीजिए आप, जैसे कि 4 5 2 3 5 ये नंबर है। एंड जितने के ऊपर बार है, राइट, वर्नाकुलम जिसको इसको कहते हैं, तो जितने के ऊपर बार है उतने सारे 9 लगा दीजिए। उतने सारे 9 लग गए। और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने सारे 0 लगा दीजिए। सॉरी, क्या हो गया, मैंने क्या कहा समझ में आया आपको? मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि आपका नंबर है 0 4 5 2 3 5, अब बार कहाँ है? 2 3 5 में बार है। तो मैं कह रहा कि चलो जो नंबर है पहले उसी को लिख लो, 4 5 2 3 5, ठीक है। और जिसके ऊपर बार नहीं है या फिर जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है उतने सारे पहले तो 9 लगा दो आप, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। और न्यूमरेटर में क्या करना है कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसी को सब्सट्रैक्ट कर दो, बस ये फ्रैक्शन में डिनोट हो जाएगा। अब देखो, तो जब मैं 45 इसमें से माइनस करता हूँ तो 35 गया, 190 बचा, यानी कि मेरे पास बचा 45190, और डिवाइडेड बाय क्या है तो 99900, 0 से 0 कट गई। अब देखो कि कौन से फ्रैक्शन से ये ऑप्शन में आ रहा है। 999 4519 एंड 999 चाहिए, एक 0 चाहिए, 00 है 4। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है। नंबर सिस्टम में ही ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि आप कैसे बार रिमूव कर सकते हैं या कैसे बार ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर एंड 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है समझो। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ऑप्शन में 4 लेंथ गिवन है,
तो इसमें से कोई एक ग्रेटेस्ट वाला नंबर पता कीजिए जो एग्जैक्टली इसको मेज़र कर सके। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दैट कि एक आपके पास एक लेंथ है 15 मीटर का, सपोज दैट। अब 15 मीटर का है, तो अब इसमें मेरे को बताना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल मेजर दैट कैन मेजर दिस 15 मीटर। ऐसा सबसे बड़ा, 15 मीटर से छोटा सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताइए जो 15 मीटर को एग्जैक्टली मेज़र कर सके। तो मैं कहता हूँ कि जब ऐसा चीज़ होता है तो आप 1 और 15 को नहीं ले सकते। 1 को अगर देखा जाए तो 1 को 15 टाइम्स करोगे तो 15 मीटर तो नाप ही देगा। तो 1 को नहीं ले सकते और 15 मीटर को नहीं ले सकते, जिसके बारे में बात कर रहा है। आपको इसके बीच के नंबर को देखना है, तो 2 को ले सकते हैं क्या? 2 का मल्टीपल 15 है क्या? नहीं है, 2 को नहीं ले सकते। 3 को ले सकते हैं, 3 का मल्टीपल 5 टाइम्स होता है तो 15 होता है। तो 3 मीटर का अगर लेंथ लेता हूँ मैं, तो 3 मीटर को 5 बार अगर करूँगा, नाप मतलब मेज़र करूँगा, तो 15 मीटर नाप सकता हूँ, एग्जैक्टली 15 मीटर नाप सकता हूँ। 3 के बाद और क्या ले सकते हो? तो 3 के बाद 4 ले सकते हैं? नहीं, 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में भी 15 आता है। तो 5 मीटर का अगर कोई एक स्केल ले लूँगा, तो 5 मीटर का स्केल को भी 3 बार अगर करूँगा तो 15 मीटर नाप सकता हूँ, है ना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नहीं ले सकते, क्योंकि 15 के फैक्टर में नहीं आता है। तो इसी तरीके से आपको 3 अलग अलग लेंथ दी गई है 8 मीटर पर 75 सेंटीमीटर, एक लेंथ ये है। दूसरा है 1.75 सेंटीमीटर, और तीसरा है 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये अलग अलग लेंथ है। अब मुझे बताना है ऑप्शन में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो सबको एग्जैक्टली मेज़र कर दे, और वो हाईएस्ट वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं, राइट। तो HCF निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? तो मैं कहता हूँ कि आपको ये पता होगा कि 1 मीटर और 1 मीटर, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? तो मेरा 800 प्लस 75, 875 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 175 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 1220, तो 1220 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है अलग अलग। अब मुझे ऐसा स्केल चाहिए जो एग्जैक्टली सबको नाप दे। तो एग्जैक्टली सबको नाप दे, तो मेरे को बताओ कि नंबर, ऑप्शन से जाते हैं हम। तो ऑप्शन से जब जाते हैं तो 5 को अगर मैं देखूं तो 5 5 के टेबल में सब आ रहा है क्या? यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 0 है, तो 5 के टेबल में सब आ रहे हैं। जब 5 सेंटीमीटर का अगर मैं एक स्केल लूँगा तो सबको नाप सकता हूँ, राइट। मतलब 875 मीटर को भी नाप सकता हूँ। 5 बार 5 सेंटीमीटर का जो स्केल है उसको आगे बढ़ा कर 875 सेंटीमीटर नाप सकता हूँ। 175 भी नाप सकता हूँ, 1220 भी नाप सकता हूँ, ठीक है। 5 तो हो गया। 10 की अगर बात करें तो 10 से डिविजिबल है क्या? ये नहीं है। 5 है, लास्ट में 0 होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, तो 10 तो नहीं होगा। 20 की बात करें तो सेम कंडीशन, 0 है यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे एक में है, बाकी में नहीं है, तो 20 से नहीं होगा। 15 से देखेंगे, 15 से अगर देखेंगे तो 15 से क्या सब डिविजिबल है? 15 से क्या डिविजिबल है? तो अगर मैं 15 से अगर 175 को अगर देखूं, तो 15 से 175 को देखूं तो वो 175 डिविजिबल नहीं है। मतलब 15 के टेबल में 12 टाइम्स 180 आता है। अगर 15 सेंटीमीटर का एक स्केल लूँगा और 12 टाइम्स मैं उसको नापूंगा तो 180 आएगा, 175 नहीं आएगा। तो 15 से भी नहीं होगा, तो 5 विल बी आवर आंसर, है ना। मतलब मुझे HCF निकाला था, तो ये सारे नंबर का HCF क्या होगा? तो इस सारे नंबर का HCF हो जाएगा 5। तो आई विल गो विथ ऑप्शन A। तो दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। मतलब आपको HCF ही निकाला था, बट लेंथ में दिया गया है ना। 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर, तो आपको HCF ही निकालना है, बट आपको जो नंबर दी गई है वो लेंथ में दी गई है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन A एंड B
B secured 16,200 votes and defeated A by 8% of the total vote. A और B के बीच में इलेक्शन हुआ था, तो B secured इतना सारा वोट आया B को and defeated A by 8% वोट ऑफ द टोटल वोट्स. टोटल वोट की बात कर रहा है. मैं कहता हूँ टोटल वोट अगर 100 है ना, तो B और A का जो वोट का डिफरेंस आया वो 8% आया, टोटल वोट का 8% आया. एंड देर इज़ नो इनवैलिड वोट, कोई इनवैलिड वोट नहीं है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन वोट बिटवीन A एंड B? A और B के बीच का डिफरेंस कितना है ये आपको बताना है. और B को कितना वोट मिला है ये भी आपको पता है, राइट. B को कितने सारे वोट मिले. तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8%. टोटल वोट हो रही है 100%. इसमें कोई इनवैलिड है नहीं, इसमें कोई भी इनवैलिड है नहीं, राइट. तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, तो मैं अगर पता करना चाहूँ कि B और A को कितना कितना परसेंट वोट मिला है, तो मैं 100 में से पहले ये 8 को अगर मैं डिडक्ट कर दूँ तो होता है 92. और 92% वोट A और B को मिला है. नहीं तो टोटल तो कोई भी इनवैलिड वोट है नहीं, सॉरी, कोई भी इनवैलिड वोट है नहीं, तो 100% में ही A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिफरेंस जो होगी वो 8% की होगी. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 8% इसमें से माइनस करूँ तो आता है 92, और 92 का हाफ कितना होता है 46. तो मैं कह रहा कि छोटा जो 46 होगा वो कम वाले का नंबर हो गया. 46% A को मिलेगा और B को कितना मिलेगा, तो इससे 8 ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 54. 8% का गैप भी बन गया और दोनों को परसेंटेज भी पता चल गई, क्योंकि 100% वोट में ही काउंट करना है, कोई भी इनवैलिड वोट है नहीं. समझ में आया कि मैं क्या करा, मैंने क्या किया, ये समझ में आया आपको? मैं आपको फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ. हमें पता है कि A और B का बीच का डिफरेंस है 8. हमें पता है कि A और B के बीच का डिफरेंस है 8, राइट. और टोटल वोट का 8%. तो मैं कह रहा टोटल वोट में से 8% अगर माइनस करूँ तो 92% ऐसा है कि दोनों को हाफ हाफ मिलेगा. इसमें से 46 और 46 दोनों को मिलेगा. लेकिन अगर ये A है तो B की बात करूँ तो B को 8% ज़्यादा मिलेगा. तो यही हमने कर दी. और मुझे पता है कि B को कितना वोट मिला है, तो 54% की वैल्यू आपको पता है, दैट इज़ 16,200. तो मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि 8% की वैल्यू बतानी है. 54% की वैल्यू आपको पता है, तो मैं लिख रहा हूँ 16200 डिवाइडेड बाई 54. ये 1% बताएगा. 54 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 1% की वैल्यू, और 8% का गैप है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 54 के टेबल में दिस इज़ लाइक 3 टाइम्स, और 3 इंटू 8 इज़ 24. तो डिफरेंस आ गया 2400 वोट का. तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए. यही आपका आंसर हो गया, करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज़ योर आंसर. इस तरीके से हम क्वेश्चन को जा सकते थे. यहाँ पे एक्स वैक्स लेके कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. बस कॉन्सेप्ट को समझो कि दोनों के बीच का गैप है 8% का. तो मैं पहले 100 में ही 8 को माइनस कर दो, तो 92 जो होगा दोनों में इक्वली बांट दो, और जिसका ज़्यादा बोला है उसमें 8 ऐड कर दो. हाँ, तो ये गैप निकल के आ जाएगा डायरेक्टली, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. कह रहा है इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 2 पार्टी, A secured 16% ऑफ द टोटल वोट मोर देन B. सेम है अभी जो क्वेश्चन किया कि A को 16% ज़्यादा मिलता है B से, तो A को 16% ज़्यादा मिलता है और से इफ़ पार्टी B गॉट दिस मच वोट्स एंड देयर इज़ नो इनवैलिड वोट. कोई इनवैलिड वोट की बात ही नहीं कर रहा है. कोई ऐसा वोट नहीं है जो बेकार हुआ, वेस्ट हुआ, ब्लैंक हुआ या इनवैलिड हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हाउ मेनी वोट्स डिड B लूजेज द इलेक्शन. गैप ही बताना है आपको, डिफरेंसेस बताना है कि A और B में कितने वोट का डिफरेंसेस है. तो हम कह रहे हैं कि A को जो है ना 16% वोट ज़्यादा मिला है. टोटल वोट अगर 100 है, 16 माइनस करता हूँ तो 84 आता है. तो 84 को आपस में इक्वली बांट दो A और B में, तो कितना होगा 42 एंड 42, करेक्ट. और A को 16% ज़्यादा मिला है तो 16 इसी में ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58% और ये हो जाएगा 42%. गैप हो गया कितना, 8% का गैप हो गया. और कह रहा है कि इफ़ पार्टी बी गॉट 25,200, यानी कि 42% की वैल्यू है 25,200. तो हाउ मेनी वोट्स डिड बी लूजेस द इलेक्शन, यानी कि 16% में
इलेक्शन को हारा था, 16% कम वोट आया था इसलिए इलेक्शन को हारा था, तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, और एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन दे दिया सेम कॉन्सेप्ट पे। तो ऐसा जीडी में होता है, राइट। तो 42% की वैल्यू पता है तो 16% की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा 25200 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 16, 42 से 24 आता है 6 बार में, तो 600 इंटू 16 हो जाएगा 169600 यहाँ पे है द डबल 9600 इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको 100% बोर्ड पूछता तो 100% निकाल सकते थे, हमें ए पूछता तो हम ए निकाल सकते थे, लेकिन मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि भाई डिफरेंसेस बताइए, तो डिफरेंसेस निकाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ रिटेलर परचेज सम गुड्स फॉर ₹1280, 1280 में खरीदा, एंड ही सोल्ड 1/3 एट अ लॉस ऑफ 15%। ओके, एक तिहाई 1/3 पार्ट 33% ऑफ द गुड सोल्ड एट 15% लॉस। At what percent gain should he should the remaining, at what percent should he, at what gain percent should the remaining be sold so as to gain 15% on the whole transaction? पूरे ट्रांजैक्शन में 15% की प्रॉफिट करनी है, तो बताइए कि 1/3 को तो लॉस में बेच दिया 15% लॉस में, तो 1/3 को अगर बेच दिया तो बचा कितना 2/3, तो इसको तो हमने लॉस में बेच दिया 15% लॉस में। तो बोल रहा है कि दूसरे वाले पार्ट को कितना प्रॉफिट में बेचूंगा ताकि ओवरऑल मुझे 15% की प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल। तो 1280 का लेना देना कोई है ही नहीं, मतलब वो वैल्यू को बिना लिए सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करता है, देखो समझो, कह रहा है कि हम इस तरीके से इक्वेशन को लिखते हैं, कह रहा है कि पहले तो 1/3 जो पार्ट था उसमें 15% का लॉस हुआ तो माइनस साइन दे देते हैं, प्लस जो 2/3 पार्ट है उसमें कितना का प्रॉफिट करूं ताकि ओवरऑल प्रॉफिट मुझे 15 का हो जाए, बस ये सॉल्व कर दो। तो मैं अगर इसको कैंसिल करता हूं तो 3 × 5 टाइम्स -5 है, तो -5 इधर आके क्या होगा 2/3 ऑफ P, और -5 इधर आके 20 हो जाएगा, और 2 से काटूँ तो 10 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो P की वैल्यू आ जाएगी 30। यानी कि जो 2/3 पार्ट है उसको 30% प्रॉफिट पे बेचूंगा तभी जाके ओवरऑल मुझे 15% की प्रॉफिट होगी। इक्वेशन समझो क्या किया हमने सिंपल बोला कि यहाँ पे लॉस हो गया था, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1/3 में 15% का लॉस हुआ तो माइनस साइन दे दिया, और 2/3 में प्लस करना यानी पॉजिटिव प्रॉफिट करनी है, तो 2/3 में कितना प्रॉफिट करूंगा ऐड करके, तो ओवरऑल 15 आना चाहिए। तो बस इसी को सॉल्व कर दिया हमने, डायरेक्टली मेरे को P की वैल्यू मिल गई, मतलब 2/3 पार्ट को 30% प्रॉफिट में बेचूंगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 1280 को लेके सॉल्व करते तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ जाता, तो 1280 को लेने देना कुछ है नहीं, इट इज़ जस्ट अ ट्रैप कि भाई क्या ये नंबर दे दो ताकि कैलकुलेशन करने में फंस जाए स्टूडेंट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई कि ये नंबर का कोई यूज़ नहीं करना है, बस डायरेक्टली हम बता सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ही तो पूछा है। अगर ऐसा पूछता कि भाई बताओ कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट करें, 2/3 में कितना प्रॉफिट करें, अमाउंट अगर पूछा होता तो मुझे ये इसका यूज़ करना पड़ता, 1280 का यूज़ करना पड़ता, लेकिन मुझे अमाउंट नहीं पूछा है, मुझे सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है। अगर रुपीज़ के टर्म में कुछ पूछा होता तो मुझे 1280 को यूज़ करना पड़ता। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है वो 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इफ़ इट सोल्ड फॉर 450 विद अ प्रॉफिट ऑफ 6.4 देन द डिस्काउंट परसेंटेज इज क्लोजेस्ट टू हाउ मच। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। सोल्ड फॉर 450, फिर वही बात है कि मैं कह रहा हूँ कि इसका यूज़ नहीं करेंगे। कह रहा है कि पहले तो एक कॉस्ट प्राइस है, उसका MRP जो है ना उसको 25% बढ़ा के रख दिया। अगर ये 100 का है तो 125 कर दिया, और
प्रॉफिट करता है, कितना प्रॉफिट करता है 6.4, यानी कि सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 100 में से प्रॉफिट कर रहा है 6.4 का, तो 106.4 होगा। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितना दिया, आपको बताना है कि भाई डिस्काउंट कितना दिया। तो मैं कह रहा कि 125 का MRP था, बेचा मैंने 106.4 में, 100 का CP था, तो प्रॉफिट हो गया 6.4 का, तो मुझे डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है। तो मैं कह रहा कितने का डिस्काउंट दिया, 125 से 106.4 में, तो मैं कह रहा 0.6 और 18.6 का डिस्काउंट दिया गया। 18.6 का डिस्काउंट किस पे दिया, 125 पे, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए कि 18.6 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 125, ये ठीक है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ऊपर में है, ठीक है। तो मैं अगर 25 से इसको 4 टाइम्स और इसको 5 टाइम्स कर दूं, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो 18 का 4 टाइम्स कितना होता है, 18 का 4 टाइम्स 72, करेक्ट, और 6 4 टाइम्स 2.4, तो 72 2.4 इज 74.4 डिवाइडेड बाई 5। जस्ट डू इट, 15 से कम आएगा, 15 से कम आएगा, मतलब थोड़ा ही कम आएगा, 15 से थोड़ा ही कम आएगा। तो मैं 15 के साथ जा सकता हूँ क्या, चलो कर लेते हैं। वैसे तो मैं कह रहा हूँ 1 टाइम 24 इज़ 4 टाइम्स एंड 4 4 इज़ 8 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, एक पॉइंट है तो एक और पॉइंट, एक पॉइंट तो यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि 14.88% की डिस्काउंट। तो मैं 15 के साथ जा सकता हूँ, 15 से थोड़ा ही कम आएगा, क्योंकि 75/5 रहता तो 15 आता, करेक्ट, लेकिन 74.4 है तो 15 से थोड़ा ही कम आएगा। तो हम डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा था यहाँ पे। ऑप्शन को देखो हमेशा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऑप्शंस को देखो, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू है या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन बिना कैलकुलेशन किए भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब बस इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, प्रैक्टिस किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, सोफा सेट इज ऑफर्ड फॉर सेल एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 5% एंड 2%। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट इफ इट्स मार्क्ड प्राइस इज 18,000। 18,000 अगर उसकी MRP है और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे 10%, 5% और 2% की, तो बताइए कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। यू हैव टू फाइंड दैट, यू हैव टू फाइंड दैट। चलो करते हैं। मैं कह रहा कि 18,000 है, 18,000 में पहला डिस्काउंट दूंगा 10% का, तो पहला डिस्काउंट 10% का दूंगा तो 90% में बेचूंगा। मैं लिख देता हूँ 90% में बेचूंगा। फिर दूसरा डिस्काउंट दूंगा मैं 5% का, तो 5% का डिस्काउंट दूंगा तो 95% में बेचूंगा। तो 95% का मतलब हो जाता है 19/20। कैंसल आउट करके लिख सकते हो, राइट, कैंसल आउट करके लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ 19/20। तीसरा डिस्काउंट दूंगा 2% का, तो मैं 98% का बेचूंगा। तो 98% होता है 49/50। तो मैं कह रहा 40 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इक्वल नहीं होगा, 49/50। कितने जीरो हैं जो काट दो, तो मैं कह रहा 1 जीरो तो यहाँ दिख रही है, 3 जीरो यहाँ, 4 जीरो काट दो। मेरे पास रह गया डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर में 10 रह गया, ऊपर में नंबर ये रह गया। मैं लिखता हूँ 18:9:19:49 और डिवाइडेड बाई 10 है। तो डिवाइडेड बाई 10 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये भी आंसर नहीं होगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये आंसर आपका होगा। क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है तो मैं ऑप्शन बी के साथ विदाउट मल्टीप्लिकेशन जा सकता हूँ, विदाउट मल्टीप्लिकेशन जा सकता हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आंसर तक पहुँच ही जाओगे, ठीक है। अगर आप देखो यूनिट डिजिट 2 आएगी कि नहीं आएगी ये चेक करना है तो ये भी कर लो। मैं कह रहा 9 × 9 81, 1 आया, 1 × 9 इज़ 9 और 9 × 8 इज़ 72 यानी कि 2 और पॉइंट है तो 0.2 आएगा। तो 0.2 तो यही दिख रहा है, 0.2 और कहीं दिख रहा है, ये तो 28 है, यहाँ 0 0 है। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊँगा विदाउट मल्टीप्लिकेशन, विदाउट मल्टीप्लिकेशन में वहाँ तक चला जाऊँ।
ठीक है, तो दिस इज 7 सॉल्व। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर कहता है क्या है कि अ शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट एंड मेक्स अप 10% प्रॉफिट। 10% का डिस्काउंट देता है, 10% प्रॉफिट हो जाता है। अंडर द सेम कंडीशन ही इफ ही ऑफर 25% डिस्काउंट देन हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल ही गेट। अगर 25% का डिस्काउंट देगा तो कितने का प्रॉफिट होगा या कितने का लॉस होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है पहले स्टेटमेंट में। पहले स्टेटमेंट में 10% की डिस्काउंट हो रही है, 10% की प्रॉफिट हो रही है। तो आप सीपी और एमआरपी का अगर रेशियो निकालना चाहते हो, सीपी और एमआरपी का अगर रेशियो निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, सीपी में डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट कर दो और एमआरपी में प्रॉफिट ऐड कर दो। तो ये रेशियो आपको कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का कॉस्ट रेशियो दे देगा। तो मैं कह रहा कि कॉस्ट प्राइस 100, एमआरपी भी 100, तो 100 में डिस्काउंट 10% माइनस करूँगा तो 90 होगा। और एमआरपी 100 है तो प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट 10% है तो उसको ऐड कर दो तो 110 हो जाएगा। तो यही आपकी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की रेशियो हो गई, एक्चुअल रेशियो हो गया, है ना। यूनिट के हिसाब से है बट आपको रेशियो पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस अगर 90 है तो एमआरपी 110 है। अब कहता है कि इफ़ ही ऑफर ए 25% डिस्काउंट, अगर 25% डिस्काउंट देगा तो हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिड ही गेट। 25% का डिस्काउंट देना है। अब हम यहाँ पे 25% का डिस्काउंट देंगे तो कितने का हमें प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। ओके, तो मैं कहता कि अगर 25% का डिस्काउंट दूंगा तो नंबर तो 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4। 1/4, 4 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो 4 से कैंसिल नहीं हो रहा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसको 4 गुना कर देता हूँ, इसको भी 4 गुना कर देता हूँ ताकि 4 से डिवाइड हो जाए, बस ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं कॉस्ट प्राइस को क्या लिख दूँ 360 और इसको क्या लिख दूँ 440। अब यहाँ पे 1/4 का डिस्काउंट दूंगा। क्लियर है ना ये बात, मैंने 4 गुना कर दिया ताकि 4 से डिवाइड हो जाए, बस इसलिए और कुछ नहीं। तो मैं कह रहा कि 1/4 का डिस्काउंट दूंगा तो 3/4 में बेचूंगा। तो 3/4 में बेचूंगा तो मतलब 110 इंटू 3, 330 में बेच दूंगा। 330 मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। 330 क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, तो अब कॉस्ट प्राइस तो 360 था, अब बेचा मैंने इतने में तो मेरे को तो लॉस हो गया, मुझे तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 30 का, 30 यूनिट का लॉस हो गया। तो मेरे को लॉस क्या बता रहा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो 30 यूनिट का लॉस हो गया 360 पे, यानी कि 1/12। 1/12 कितना होता है जी, 1/12 होता है 8 होल 1/3 और एल्स यू कैन राइट 8.33। तो 8.33 का लॉस हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। कैसे सॉल्व किया देखो, कोई नंबर कोई एक्स वैक्स लेके सॉल्व नहीं करा। एक बात ये आपको क्लियर रखनी है कि जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है तो आप कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हो। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट जब भी दिया हुआ है ना तो आप कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। ओके, कमिंग टू द 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। क्या कहता है देखो, कह रहा है कि सोहन बोरोड मनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। 20% के हिसाब से वो पैसे लेता है, वॉज कंपाउंडेड एनुअली एंड पेड इट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 इक्वल EMI में पे करेगा। ईच इंस्टॉलमेंट वॉज टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर इंस्टॉलमेंट को एक एक साल के बाद देगा। इफ़ ईच इंस्टॉलमेंट वॉज ₹1250 रुपीज़, 1250 रुपये है, देन द मनी बोरोड बाई सोहन वॉज। कितना पैसा बोरो किया था, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू आपको बतानी है, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी, करेक्ट। हाँ जी, तो मैं कह रहा कि 20% के हिसाब से है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5
और 3 इंस्टॉलमेंट देगा यानी कि 3 सालों की बात करेगा, तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 6 होगा। प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 6 होगा और 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम, 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को देखूं, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, 1250 रुपये मेरा इंस्टॉलमेंट है, राइट, और 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा तो कितना होगा, लगभग 3600, 3600, 3700, 3700 टोटल वैल्यू हो रहा है जो हम EMI पे कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं इंटू 3 करके अगर मैं देखूं तो 3750 आ रही है। तो ऐसे तो 2 ऑप्शन कट गया मेरा, क्योंकि मेरा जस्ट नज़र गया ऑप्शन पे कि 1250 करके मैं दे रहा हूँ, 3 EMI दूंगा तो 1250 रुपये, 1250 रुपीज़ 3 टाइम्स जब करता हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि 3750 आ रहा है, 3750 आ रहा है टोटल EMI जो मैं पे कर रहा हूँ 3 सालों में। तो ये वैल्यू प्रिंसिपल से तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो ये प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तो ये तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन रह गया, A और C, ठीक है, 50-50 पे आ गए हम। चलो सॉल्व करते हैं, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। तो मैं अब आगे सॉल्व करता हूँ, 3 बार सॉल्व करनी है, 3 सालों की बात कर रहा है, तो मुझे पता है कि स्क्वायर करना होगा तो सेकेंड टाइम हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। फिर तीसरे साल में क्यूब करना है तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 6 का क्यूब 216। इस तरीके से वैल्यू है, ठीक है। और तीनों EMI बराबर है, तीनों EMI बराबर है, तो मुझे तीनों EMI बराबर है तो सारे EMI को बराबर करनी पड़ेंगे। मतलब ये 6 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 216 होगा। और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये 6 है तो इसको 6 स्क्वायर यानी कि 36 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसको जब 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे EMI जो है ना इक्वल हो गए, 216, 216, 216, सारे EMI इक्वल हो गए। अब इसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू देखा जाए तो 36 5 टाइम्स इज लाइक 180, 25 6 टाइम्स इज लाइक 150 एंड दिस इज एज इट इज़ 125। तो ये कितना हो रहा है ये देखो, तो ये हो गया 15 18 330 450 455, चेक करना एक बार, ठीक है, 455। और मेरे को एक EMI की वैल्यू पता चल रहा है, अगर ये मेरा प्रिंसिपल है तो मेरा एक EMI होगा 216, ये EMI होगा, मतलब इंस्टॉलमेंट होगा, एक इंस्टॉलमेंट होगा, 3 बार देनी है। तो मुझे दिया गया है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज़ 1250, यानी कि 216 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 216 यूनिट की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 1250। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल 455 यूनिट, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ थोड़ा, देखो एज मतलब लमसम में कर सकते हैं, तो 216 से इसको डिवाइड करते हैं। मैं अगर 1250 डिवाइडेड बाई 216 मल्टीप्लाई 455, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके मेरा प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी कि मेरा प्रिंसिपल क्या था, जो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिंसिपल पता करना है। तो मैं क्या करूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि 216 को अगर मैं डबल करूं, 216 को अगर मैं डबल करूं तो होता है 432, 432, और ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मैं अगर इसको कैंसिल करूँ तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो मतलब 1250 को 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आया मैंने क्या किया कि 216 को 2 बार अगर देखूँ तो 432 होता है, 432 होता है, और यहाँ पे 455 है, तो मैं कह रहा कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1250 यानी कि 1250 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स कितना होता है जी, ये 1250 2 बार कितना होगा, 1250 2 टाइम्स इज 2500, और 2500 से कुछ ज़्यादा होगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा जाएगा बताओ? ऑप्शन ए जाएगा भाई। आँख बंद करके टिक कर दो, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके टिक कर दो। तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 की, करेक्ट करेक्ट।
हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 4% इज ₹80। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड, कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस है 80 रुपये, 80 रुपये। टाइम है 2 साल का, रेट है 4% का। टाइम है 2 साल का, रेट है 4%। मैंने ये बातें पिछले सेट में भी शायद करी थी कि जब भी 2 साल के डिफरेंसेस के बारे में बात करेगा तो 2 साल का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल R/100 स्क्वायर, ये होता है। और आपको पता करना है फाइंड द सम, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि P की वैल्यू पता करनी है। तो D की यानी कि डिफरेंस, दिस इज D राइट, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल, वो 80 रुपये है। तो मैं लिख देता हूँ ये 80 है। P की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 4, तो 4 × 4 यानी कि लिख लेते हैं पूरा, और यहाँ पे रह जाएगा 100 × 100। प्रिंसिपल निकालना है। मैं कह रहा कि ये हो गया 16, तो 16 5 टाइम्स, 16 5 टाइम्स करेक्ट। और 5 में कितने जीरो लगा दूँ, 0000, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 50,000 और ये हमारा आंसर हो गया 50,000। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को डील कर लिया। ये बात को याद रखनी है, फॉर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड, इस बात को नोट करके रख लो कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एंड सिंपल फॉर 2 ईयर, 2 साल, ये रख दो, ये पॉइंट रख दो। ये बुलेट पॉइंट में नोट करके आपको याद हो जाना चाहिए कि भाई 2 साल की डिफरेंसेस की जब बात करेगा तो D = P × R/100 स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 5, 9 इज हाउ मच। 3, 5, 9, 3:5 है और 9:x है, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालनी है। हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 3 और x 3 से डिवाइड कर दो। आपको पता है ना, ये बातें हर बार मैंने करी है और अब तो क्लियर हो जाने चाहिए। D निकालना है, D A/B है, C/D है, तो D निकालनी है। तो B × C बाई व्हाट, A, तो यानी कि 5 × 9/3, 3 से 3 गया तो ये हो गया 15, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडिल वाला, यानी कि 256 x 484। इसको ऐसे देखो या तो फिर इसको ऐसे देखो, 256/x = x/484, या तो फिर इसको, अब इसको इक्वेट करनी है तो मैं कहता हूँ कि x² क्या आएगा, 256 × 484। अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो √((1), तो √((1) में मतलब 16 का स्क्वायर है और ये 22 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 × 20 यानी कि 320 और 32, 352। ऑप्शन डी हमारा आंसर राइट। 16 × 20 कर दिया पहले तो 320 हो गई, 320 में 32 ऐड कर दिया, तो इस तरीके से 352 आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है। 13 क्या कहता है देखो, कह रहा है रेशियो ऑफ कॉपर and gold in the first and second alloy is 3:4 and 2:5। कॉपर और गोल्ड का, कॉपर मतलब Cu और गोल्ड मतलब Au राइट, केमिकल नेम। तो कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड अलॉय में 3:4 है और सेकेंड वाले में 2:5 है।
14 kg of the first alloy is mixed with 21 kg of the second alloy। पहले वाले में से 14 kg लेंगे। देखो एक मैं ऐसे लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कॉपर Cu और गोल्ड का Au लिख रहा हूँ। तो पहले वाले में 3:4 के हिसाब से है, ठीक है, और दूसरे वाले में कॉपर और गोल्ड Au दैट इज़ लाइक 2:5 है। तो पहले वाले में से कह रहा है कि 14 kg लेनी है मुझे, और सेकेंड वाले में से 21 kg लेना है मुझे। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर गोल्ड। यहाँ पे जब दोनों को मिला दूंगा तो मेरे को कॉपर और गोल्ड का रेशियो यहाँ पे बताना है कितना आएगा, ये सवाल है। यहाँ से 14 kg लूँगा, यहाँ से 21 kg लूँगा, बस बात क्लियर हो गई। तो देखो नंबर को देख लो भाई, नंबर देखो कि डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहला ध्यान तो यही होना चाहिए। 3 + 4 कितना 7, 7 14 से डिविजिबल है जी, बिल्कुल है। तो मैं क्या 14 / 7 कर देता हूँ तो एक यूनिट की वैल्यू 2 आती है, यानी कि कॉपर कितना मिलेगा 6 और गोल्ड कितना होगा 8, ठीक है। तो मैं कह रहा पहले वाले में से कॉपर आएगा, पहले वाले में से कॉपर आएगा 6, गोल्ड आएगा 8। दूसरे की बात करूँ 2 और 5, 2 और 5 कितना होता है 7, 21 से डिविजिबल है, यस है, एक यूनिट की वैल्यू 3। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो तो कॉपर यहाँ पे मिलेगा कितना 6, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो तो कॉपर कितना मिलेगा 15। अब इसका रेशियो निकाल दो तो ये हो गया 12, ये हो गया कितना 23। तो 12:23 आपस में अब कटेगा नहीं, तो यही रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर डिविजिबल है तो हमने ऐसे कर दिया, नंबर डिविजिबल नहीं होती तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें करना पड़ता। उसके बारे में भी बात करें क्या, नंबर डिविजिबल नहीं होती तो हम कैसे करते, हम उसके बारे में भी बात कर लेते। चलो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं इसको ये यहाँ तक रहने देते हैं। हाँ 12 23 वैसे भी आएगा और ऐसे जैसे लाया हमने वैसे भी आ गया। हम कह रहे हैं कि पहले वाले की बात करें तो 3 4 है, यहाँ से 14 kg लेना है, और दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ से 2 5 लेना है। यहाँ तक है सारी चीज़ें। तो हम कह रहे हैं कि पहले वाले में से पहले हम लिखेंगे कॉपर, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे गोल्ड। तो कॉपर लिखेंगे तो 3 और टोटल पार्ट इज 7, तो हम लिखेंगे 3/7, किस में से 14 में से 3/7 कॉपर आएगा, और गोल्ड कितना आएगा तो आएगा 4/7 ऑफ 14 गोल्ड आएगा पहले वाले में से। सेकंड वाले का वैसे ही बात करेंगे, कि सेकंड वाले में से कॉपर कितना आएगा, तो हम कह रहे हैं 2/7 यहाँ पे ऐड होगा, कॉपर में ऐड करेंगे तो 2/7 ऑफ व्हाट, ऑफ 21, ठीक है। और दूसरे कॉपर हो गया। गोल्ड कितना आएगा, तो गोल्ड आएगा 5/7 ऑफ 21। ये आपको पता करना था। तो एक तो प्रोसेस ये है, और एक प्रोसेस है कि भाई 3 4 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये 2 5 आ रहा है, इसका 7 3 टाइम्स कट रहा है तो ये आ रहा है 6, और यहाँ पे आ रहा है 15। तो 6 और 6 में ऐड करो और 8 को 8 में ऐड करो और रेशियो निकाल दो, वही आना है। देख यहाँ पे 2 टाइम्स ये 6 हो गया, ये 3 × 2 6 हो गया, तो ये हो गया 12, और इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये 2 × 2 4 8 हो गया, और ये 3 × 5 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 23। तो 12 और 23 की वैल्यू आ गई इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। दोनों में शॉर्टकट अप्रोच यह हो सकता है कि भाई आप पहले नंबर को चेक करो कि डिविजिबल है कि नहीं, अगर नंबर डिविजिबल है तो शॉर्टकट प्रोसेस को यूज़ कर दो, डायरेक्टली क्वांटिटी निकाल दो, 14 किलो में कितना, 21 किलो में कितना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एवरेज ऑफ 7 नेचुरल नंबर इज 70, अमंग देम 6 नंबर्स आर दिस 32 69 72 65 79 48, व्हाट इज द 7th नंबर। यार क्या क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि 7 नंबर का एवरेज है 70, 7 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 70, 7 नंबर है, ठीक है। तो मैं अब अगर सम देखूँ तो 490 आएगी टोटल, सातों नंबर को ऐड करके।
यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है, 6 को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वो 7वां नंबर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका हो गया ना, ये तो बेसिक तरीका हो गया। मैं एक तरीके की बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 7 नंबर है, एवरेज है 70, 7 अलग अलग नंबर है तो एवरेज 70 है, तो मैं कहता कि सारे नंबर कितने होंगे 70 70 70, ऐसे करके 70, सारे नंबर अगर 70 70 होंगे, 3 5 6 7 होंगे और 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं कह रहा कि अगर ऐसा होगा तो, लेकिन पहला नंबर है 32, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज करके, समझो एक प्रोसेस समझो, एवरेज है ना, समझने की चीज़ें हैं। पहला नंबर है 32, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। पहला नंबर 32 था, दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर है 69, लिख ले रहा हूँ मैं सारी चीज़ें ताकि आपको समझा सकूँ। 72 एंड तीसरा है 65, देन 79, देन 48 और तीसरा ये 7वां नंबर हमें पता करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सारे नंबर जो देखो तो कोई 70 से ज़्यादा है, कोई 70 से कम है ना, 70 से ज़्यादा है या 70 से कम है, तो 7th नंबर मुझे पता करना है, 7th नंबर मुझे पता करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 7th नंबर क्या होगा, तो जितना इनका गैप आ रहा है, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी गैप आ रहा है उन सबको ऐड कर दो, वही होगा 7th नंबर। हम इस प्रोसेस से भी करेंगे, आंसर दोनों से लगे देखेंगे। हम कह रहे हैं यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, तो हम कह रहे हैं 32, यानी कि 30 + 40 70 होता है, तो 38 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ -2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे -9 और यहाँ पे 22 का गैप है। तो ये जो गैप आया उनको ऐड कर दो 70 में, 70 में जितना भी 70 से कम या ज़्यादा आएगा वही आपका 7th नंबर हो जाएगा। तो मैं करता हूँ 38 और +1 है ना, माइनस में कौन था, ये माइनस में है भाई, ये माइनस में क्योंकि 79 है, 70 से 79, -9 है, -2 -11, -11 + 22 इज +11, 12 12 + 5 इज 17, 17 इसमें ऐड कर दो तो 15, 40 + 15 इज 55, इसमें और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 30 + 25 125, तो 7th नंबर 125 आ गया डायरेक्टली। या तो फिर जैसे कि मैंने एवरेज निकाला 490 आ गया, इन सबको ऐड कर दो, जो भी नंबर था मेरा उन सबको ऐड कर दो, 32 69 90 10 11, दैट इज 101 101 173 173 एंड 170 + 60 230 238 238 एंड इसमें 80 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 240 + 80 इज 320, 320 - 3 317 and 317 plus 48 that is 50 plus 365, 490 में से 365 घटा दो तो 35 + 10 कितना आएगा, 35 + 90 125, 7th नंबर। ऐसे भी निकाल सकते हो, तो जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो, बट ये प्रोसेस समझने की चीज़ है, मैं समझाऊंगा जब एवरेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि एवरेज से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाता है रादर देन कैलकुलेटिंग इन फॉर्मल वे जो हम सीखे हैं, लाइक एवरेज इक्वल टू सम बाई नंबर। तो उससे बेटर हो जाता है कि आप टेक्निक को समझो एवरेज के, ठीक है। वेल हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कहता है कि P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 200 days। P कैन डू अ, मेरे को एक सेकेंड दोगे क्या, यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गया है, लाइट डिस्टर्ब हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने टेबल को पैर से मार के हिला दिया, अब ठीक है, ठीक है क्या मैं दिख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है चलो ठीक है।
मैं आता हूँ इस क्वेश्चन में वापस से। कहता है कि P कैन डू अ वर्क इन 200 डेज। मैं लिख रहा हूँ P 200 दिनों में काम को करता है। Q एंड R कैन डू द सेम वर्क इन 100 डेज। Q एंड R, Q प्लस R दोनों मिलके 100 डेज में काम को करते हैं। PQR starts the work together and they work together for 40 days, and then Q left and the work left the work, and P and R together finish the remaining work in 40 days. Find the number of days in which Q alone can do. अब क्या कहता है, क्वेश्चन को समझ लो कि भाई ये पूरा काम है। अब कह रहा है कि PQR तीनों ने मिलके काम को स्टार्ट किया, P प्लस Q प्लस R ने काम को स्टार्ट किया, एंड दे वर्क टुगेदर फॉर 40 डेज, 40 दिनों तक इन्होंने काम किया। एंड देन Q लेफ्ट, उसके बाद Q चला गया। Q चला गया तो बचा कौन, बचा P प्लस R। तो बोलता है एंड P प्लस R टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज, जो बाकी का काम है उसको 40 दिन में कर दिया। तो मुझे बताना है कि Q कितने दिनों में करेगा, Q कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा, आपको ये बताना है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। ये भी हम कह रहे हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, 200 और 100 का एलसीएम 200 ही ले लेते हैं। इसका एफिशिएंसी 1 और इन दोनों का मिला के एफिशिएंसी 2। अब जब तीनों काम करेंगे, जब ये तीनों काम करेंगे तो 2 + 1 3 यूनिट काम होगा, और 40 दिन काम करेंगे तो 3 यूनिट 40 दिन तक करेंगे। काम कितना होगा, काम हो गया 120। तो 120 अगर काम हो गया तो काम बाकी कितना, 80। तो 80 यूनिट काम करना है, 80 यूनिट काम करना है P और R को, और वो करते हैं 40 दिनों में। तो 80 यूनिट काम 40 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि P प्लस R की एफिशिएंसी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि P प्लस R की एफिशिएंसी अगर देखूँ तो दो यूनिट का आ रहा है। अब P की एफिशिएंसी कितनी थी, P की एफिशिएंसी 1 थी, तो P की एफिशिएंसी 1 है तो R की कितनी है, R की भी 1 होगी। अगर R की एफिशिएंसी 1 है तो Q की एफिशिएंसी कितनी है, Q की एफिशिएंसी 1 है। तो Q कितने दिनों में करेगा, तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है 200 दिन, ऑप्शन डी। क्या मैं समझा पाया? सिंपल पजल है। टाइम एंड वर्क मेरे को दिखता है पजल जैसा, टाइम एंड वर्क जो है ना वो पजल जैसा दिखता है मुझे। मैं फिर से आपको जो लास्ट में जो बातें करी ना मैंने, वो फिर से करता हूँ। देखो, हमें पता चला कि लास्ट में जब Q छोड़कर यहाँ पे चला गया, तो Q जब छोड़ के चला गया, जब Q गया था तब तक 120 काम हो गया था 200 में से, तो काम बाकी कितना था, 80। अब काम बाकी 80 था, 40 दिनों में P प्लस R करता है, तो 40 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो P प्लस R की एफिशिएंसी आई टोटल 2, P प्लस R की एफिशिएंसी 2 आई, और P की एफिशिएंसी अकेले की कितनी है, तो P की एफिशिएंसी अकेले की अगर 1 है तो R की भी एफिशिएंसी 1 होगी, और R की एफिशिएंसी को 1 माइनस करूँ तो Q की एफिशिएंसी 1 आएगी, Q की एफिशिएंसी 1 आएगी। तो Q अगर एक दिन में एक ही यूनिट करता है तो 200 यूनिट पूरा काम, पूरे काम के पूरा ना। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच Q अलोन कैन डू द वर्क। तो Q अकेले अगर काम को करना है, एक एक यूनिट करके करता है, तो 200 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात। हम आगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 कहता है कि A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 12 डेज। वापस से लिखता हूँ, A ने 18 दिनों में, B ने 12 दिनों में। They work on alternate days till the work get completed. How long would it take A and B to complete the work starting with A on the first day? Alternate days में काम करेंगे। They worked on alternate days. They work till the work complete, है ना। तो how long A and B will take, how long they will take to complete the work if A starts the work. टोटल काम कितना है ये लिख लेते हैं पहले, 18 एंड 12। इसका एलसीएम क्या ले लेते हैं, तो 24 36 ले लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। अब क्या कहता है कि 36 टॉयज़ बनाने हैं या 36 यूनिट काम करना है, और दोनों अल्टरनेट काम करेंगे। पहले दिन में A आएगा,
फिर दूसरे दिन में बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा अल्टरनेट डेज में। तो और स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्टिंग विथ ए। ये बात ध्यान देना है, ये स्टार्ट कौन कर रहा है। अगर बी स्टार्ट करेगा तो आंसर दूसरा आएगा, ए स्टार्ट करेगा तो आंसर दूसरा आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो स्टार्ट ए कर रहा है, तो ए पहले दिन आएगा तो कितना काम करेगा? ए पहले दिन आएगा तो 2 यूनिट काम करेगा, और फिर बी दूसरे दिन आएगा तो 3 यूनिट काम करेगा, तो 2 + 3 5। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि 2 दिनों में 5 यूनिट काम हो रहा है, काम करना है 36। 2 दिनों में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 5 का मल्टीपल देखो जो 36 से कम हो। तो मैं कहता कि 7 टाइम्स करता हूँ तो 35 यूनिट काम हो जाएगा, और जब इसको 7 टाइम्स किया तो इसको भी 7 टाइम्स करता हूँ, तो मुझे पता चला 14 डेज़ में इतना काम हो जाएगा। 14 डेज़ में मतलब ए और बी, ए बी इस तरह से आते रहेंगे, तो 14 दिनों में 35 यूनिट काम हो जाएगा, और काम करना है 36। अब बताओ कि इस तरीके से ए बी 14 डेज़ तक आए। अब नेक्स्ट कौन आएगा? तो नेक्स्ट कौन आएगा? तो नेक्स्ट ए आएगा। अब ए आएगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2, और काम 35 हो रखा है और 36 करना है, तो काम बाकी कितना है? तो काम बाकी है सिर्फ 1 काम बाकी है। तो नेक्स्ट डे का ए तो पूरा दिन में 2 काम करता है ना, 2 यूनिट काम करता है, तो एक ही काम करना है, तो 14.5 डेज़ में 36 टॉयज़ या 36 यूनिट काम हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 14.5 दिन। कब? जब ए ने काम को स्टार्ट किया तब। अगर मैं कहता हूँ कि अगर बी स्टार्ट करता तो अगर बी स्टार्ट करेगा फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा, ऐसे पैटर्न जब चलेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि बी और ए आएगा तो 2 दिनों में 5 यूनिट काम तो तब भी होगा, है ना। ये अपने हिस्से का 3 करेगा, ये अपने हिस्से का 2 करेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिनों में 5 यूनिट काम तो तब भी होगा। तो मुझे 36 तक पहुँचना है, तो मैंने 7 टाइम्स जैसे किया था वैसे कर देता हूँ, तो 35 यूनिट काम हो गया 14 डेज़ में। अब नेक्स्ट कौन आएगा? 14 डेज़ खत्म हो गए, अब नेक्स्ट कौन आएगा? तो मैं कहूँगा बी आएगा, है ना। हर इवन नंबर डेज़ में ए आएगा, ऑड नंबर डेज़ में बी आएगा, तो नेक्स्ट यानी 14 डेज़ के बाद 15 नंबर डेज़ में बी आएगा, और बी की एफिशिएंसी है 3 और काम बाकी है 1, तो अब 1/3 लगेगा, पूरा दिन लगेगा नहीं, क्योंकि बी पूरे दिन में 3 यूनिट काम करता है और काम सिर्फ 1 ही बाकी है 35 के बाद। तो यानी कि अगर बी स्टार्ट करेगा तो 14 होल 1/3 डेज़ लगेंगे 36 यूनिट को काम करने के लिए। तो हमें बोला गया था कि ए स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे ये आंसर टिक करना है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये समझ के रखना ज़रूरी है कि भाई काम कौन स्टार्ट कर रहा है, अल्टरनेट वाले में काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ये आपको समझ के रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ए कार ड्राइवर इज ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ 70 km/h एंड अ बस वॉज मूविंग 35 मीटर अहेड ऑफ हिम। एक कार है जो 70 km/h की स्पीड से चला रहा है, और एक बस है जो उससे 35 मीटर आगे है। मैं ये करता हूँ कि दिस इज़ द कार, दिस इज़ द कार, ठीक है, और इसकी स्पीड है 70 km/h, और इससे 35 मीटर आगे एक बस है, 35 मीटर आगे है जो आगे चल रहा है। कार इधर चल रहा है, बस भी आगे चल रही है। आप आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फिर कहता है कि आफ्टर कार मूविंग, बस इज मूविंग अहेड, आगे चल रही है, राइट। आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद द बस इज 40 मीटर बिहाइंड ऑफ हिम। 15 सेकेंड के बाद जो बस है वो बस पीछे हो गई, मतलब कार आगे बढ़ गई। कार की स्पीड मालूम है आपको, कार आगे बढ़ी, 15 सेकेंड का टाइम हुआ और कार आगे निकली, और बस हुआ 40 मीटर पीछे, 40 मीटर पीछे हो गया बस। बस भी इधर ही जा रहा है, समझ में आ रहा है। 2 ऑब्जेक्ट है, बस पहले आगे चल रही थी, कार पहले पीछे था, ठीक है। 15 सेकेंड का टाइम हुआ तो कार आगे निकल गई, कार आगे निकल गई। पहले वो 35 मीटर आगे था, अभी 40 मीटर पीछे हो गया, 40 मीटर पीछे हो गया। कितनी देर में? 35 सेकेंड में, 15 सेकेंड में।
तो मुझे बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस, मतलब सेम डायरेक्शन की बातें कर रहा है, सेम डायरेक्शन की बातें कर रहा है, सेम डायरेक्शन की बातें कर रहा है। और मुझे पता है कि जो पीछे का जो ऑब्जेक्ट आएगा उसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी इससे, तो वो इसको ओवरटेक करके आगे निकलेगा ही निकलेगा। तो बस की कार की स्पीड 70 किलोमीटर दिया हुआ है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे निकल रहा है। बस की स्पीड ऑब्वियसली इससे कम होगी, तो कितना है वो बताना है। तो मैं कहता हूँ कि 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल गया भाई, 35 मीटर तो कवर भी किया और 40 मीटर पीछे भी छोड़ दिया। मतलब पहले तो कवर करने के लिए 35 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद उसको उससे आगे निकल गया 40 मीटर, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 35 प्लस 40 75 मीटर ट्रेवल कर गया। कितने देर में, 15 सेकेंड में। तो 15 सेकेंड में, तो मैंने लिखा अगर डिस्टेंस बाई टाइम अगर देखी जाए तो मुझे स्पीड पता चलती है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड आई है ये रिलेटिव स्पीड आई है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन की बातें आपको पता होगी कि सेम डायरेक्शन में जब कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो स्पीड आपस में सब्सट्रैक्ट होती है। तो बस की स्पीड ऑब्वियसली कम है तभी तो पीछे हो गई। तो कार की स्पीड आपको पता है 70, तो बस की स्पीड निकालनी है और डिफरेंस जो आएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिफरेंस जो है वो 18 का है। तो 70 में क्या सब्सट्रैक्ट करूँ जो 18 आ जाए, तो मैं कह रहा 52। तो बस की स्पीड हो जाएगी 52 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? देखो बेसिक्स चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि सेम डायरेक्शन की बातें हो रही है। सेम डायरेक्शन में स्पीड आपस में सब्सट्रैक्ट होती है, और सब्सट्रैक्ट होने के बाद जो स्पीड आता है उसी स्पीड से वो उसको कवर कर पाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे का है 40 किलोमीटर पर आवर से और पीछे का कोई ऑब्जेक्ट है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ये ज़्यादा है तभी तो ये इसको ओवरटेक कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि पीछे का 40 है और आगे का 50 है, तो कभी भी पीछे वाला आगे वाले को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, ये हमेशा आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 17 नंबर क्वेश्चन को डील कर ली। बाल खड़े हो जाते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहता है कि अ बोट speed in still water is 9 kmph while the stream speed is 1.5 kmph. A man rose to a location 105 km away and returned to his starting position. The total time taken by him. टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बातें करेंगे हम यहाँ पे। 105 किलोमीटर जाएगा और 105 किलोमीटर वापस आएगा। और जब भी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात होती है तो आपको ये बात क्लियर रखना है कि जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड माइनस होगी, और जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस 105 किलोमीटर पहले भी जा रहे थे और अब भी जा रहे हैं। अब बोट की स्पीड है 9, वाटर की स्पीड है 1.5। तो मैं कहता हूँ कि चलो पता कर लेते हैं भाई। अपस्ट्रीम जब जाएंगे तो 105 किलोमीटर जाएंगे और मेरा बोट की स्पीड 9 है, और 9 में 1.5 माइनस करेंगे तो 7.5 विल बी द स्पीड। प्लस अब ये क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा है। डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिख के मेरे को टोटल टाइम आएगा। तो हमको टोटल टाइम ही पूछ रहा है। तो हम कह रहे हैं वहाँ 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाएंगे और दोनों ऐड होगा, तो दोनों ऐड होगा तो 9 + 1 10.5 होगा। अब पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, और 7.5 है ना, तो 7.5 1 टाइम्स, तो 2.5 बचा, 2.5 एंड 5 7.5 15 टाइम्स ये कट जाएगा। 15 या 14 टाइम्स कटेगा। कैंसिल करके देखो तो यार,
7.5 है। अच्छा, पॉइंट को हटा के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट के साथ ही करना है आपको। 7.5 का दोगुना करता हूँ तो 15 होता है। अब 15 के टेबल में ये 7 टाइम्स होता है तो ये 14 टाइम्स जाएगा, यानी 14 आएगा, यानी कि 24 आवर्स आएगा। ठीक है, 7.5 का डबल करूँगा तो 15 होता है ना, 15 होता है, तो 15 के टेबल में 105 7 टाइम्स आएगा, तो 7.5 के टेबल में 14 टाइम्स आएगा, तो 14 + 10 24 आवर्स, टोटल 24 आवर्स। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की वैल्यू गिवन है 42 एंड इट्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, वो 10 दिया है, तो लेंथ ऑफ इट्स बेस बी की वैल्यू निकालनी है। भाई क्या सवाल है, ये 10 दिया हुआ है तो बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कह रहा 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 84, और 10 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 8.4। बस 8.4, ऑप्शन सी हमारा आंसर। 2 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो 84 हो गया, और 84 से 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 8.4 हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। 8.4 इज द बेस ऑफ दैट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। Okay, coming to the next and the last question of this set. Last question of the set कहता है कि solid sphere is cut into 2 equal halves. एक solid sphere है और इसको बीच से इक्वली काट दिया गया। तो बीच से अगर इक्वली काट दिया गया है तो मैं कहता हूँ ये ऐसा हो गया होगा, या फिर ऊपर वाला चीज़ को भी ड्रॉ करें तो ऐसा हो गया होगा। अरे ड्राइंग पे मत जाओ, समझो सिर्फ। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फेयर टू दैट सॉलिड स्फेयर। ईच हेमिस्फेयर मतलब एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फेयर, उसके रेशियो बताइए, सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। अच्छा, पहले तो ये देखो कि अगर ये जो रेडियस रही होगी आर, ये रेडियस भी आर ही रहेगी, क्योंकि इसी को हमने काटा है, इसी को बीच से काट दिया है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका सरफेस एरिया हो जाता है 4πr²। टोटल स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। हेमिस्फेयर का क्या होगा? तो 4πr² में से आधा कर दिया मैंने, तो 2πr², और ये जो सर्कल है ऊपर का जो पार्ट है उसके लिए 2πr, करेक्ट। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2πr + 2πr²। टू पाई आर, तो ये 3πr² हो जाएगा, करेक्ट। सही करा मैंने, यही होगा। और इसी का रेशियो निकालना है, मतलब 3πr² इज टू 4πr²। तो मैं कह रहा कि मैं कह रहा कि πr² और πr² यहाँ से कट जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 3:4। आंसर हो जाएगा 3:4, मतलब डी। करेक्ट, तो 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। और हमने इस तरीके से पूरा 20 क्वेश्चन को डील कर लिया। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट को क्लियर कर सकूँ और आगे बढ़ सकें हम लोग, है ना। तो आज के लिए, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही है। इस सेट को हमने डिस्कस कर दी, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। 13
If you like the video, do subscribe the channel and share with your friends, and don't forget to comment. And if you are new in the channel, do subscribe the channel and press the bell notification so that you will get the notification of each and every videos. जो भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे जो आपको शायद नहीं आता हो. शॉर्टकट अप्रोच हो सकता है, हमारा टेक्निक सॉल्व करने का अलग हो सकता है. तो ज़रूर आपको अगर वीडियो स्लो लगती है तो 1.25 की स्पीड में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. और जो क्वेश्चन बन जाती है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझे आता ही है, तो उसको स्किप करो, उसको मतलब फास्ट फॉरवर्ड डबल क्लिक करके आगे बढ़ो, ठीक है. तो जितनी ज़रूरत है देखते रहिए, और कमेंट भी कीजिएगा, सिर्फ देखिए मत, कमेंट कीजिएगा. तो इससे क्या होता है ना, मुझे पता चलता है कि भाई आप देख रहे हो और मुझे और अच्छे से करना है और अच्छा इम्प्लीमेंट करना है. तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. बंद करते हैं यहाँ पे. थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड टेक केयर.